नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट का समय हो चुका है और हिंदी सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे 37 प्रश्नों का टारगेट है और हम चाहते हैं कि आप परीक्षा में अपने 37 में 37 प्रश्न सही करके आएँ। उसी के क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 39, यानी कि 39वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सिलेक्शन वाले प्रश्नों को रखा गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप आगे भी जारी रखें तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है और जो आपके फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अपने टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। हारा वही जो लड़ा नहीं, ये हमारा टैगलाइन है। इसका मतलब भी समझ लिया करो, कभी सोचो कि भजन कीर्तन ही चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके याद रखे गए हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हमने देखा है। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाना जाता है। शासन आदेश, राज्य शासन आदेश, केंद्रीय शासन आदेश, सरकारी आदेश। आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि जब राज्य सरकार को आ गया तो राज्य एक ही नाम दिया इसमें और वह आपका है राज्य शासन आदेश। आप हिंदी के जाकर सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पर पत्र लेखन भी आपका एक टॉपिक दिया है, बट बच्चों को इस पत्र लेखन के बारे में नॉलेज कम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है, इसमें कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं होता। मतलब कार्यालय आदेश के जो गुण होते हैं उनमें कौन सा जो है मूल गुण नहीं होता। तो निर्व्यक्तित्व, ठीक है, नापतुला, बाहर भीतरी बातें, अनौपचारिकता। आप जल्दी बताएंगे क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, निर्व्यक्तित्व भी होता है, ठीक है, नाप तोल भी होती है, अनौपचारिकता भी होती है, औपचारिकता भी होती है, समतुल्यता भी होती है, क्रमबद्धता भी होती है, आदेश अनुसार होते हैं, ठीक है, क्रमानुसार होते हैं, जबकि बाहर भीतर की बातें नहीं होती। बढ़ा चढ़ा के बातों को नहीं किया जाता, बाहर भीतर की बातें नहीं की जाती। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी विकल्प इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखना होता है। यानी कि आप अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किस आवेदन पत्र को लिखेंगे, मतलब किसको आवेदन पत्र लिखेंगे। संस्थापक महोदय को, प्रचार महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, संपादक महोदय को। कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र, आप कहीं पर काम करते थे, वहाँ अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है आपको और उसका प्रमाण पत्र आपको लेना, किसको आप लेटर लिखेंगे ये काम करने के लिए। तो जो व्यवस्थापक होगा, जिसने व्यवस्था वहाँ देखी होगी, केवल उसको पता होगा। संस्थापक का इसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका व्यवस्थापक महोदय हो जाएगा। ठीक है, 3 थे हमारे पत्र लेखन से। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर, तो आपका आ, ई, उ, ई, तो आपको उक्त सभी। तो आपका जवाब मिल ही गया होगा, क्या होते हैं। देखिए इसमें आंसर है उक्त सभी। फिलहाल में आपके यहाँ बताए थे। देखिए इस क्वेश्चन का पर्पस समझिए, क्वेश्चन का पर्पस क्या है। क्वेश्चन का पर्पस क्या है वो आपको बताना होगा, समझना होगा आराम से। एक तो होते हैं ह्रस्व, क्या होते हैं ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम एकमात्र भी कहते हैं। वो क्या होते हैं हमारे, ए होता है, ई होता है और आपका ऊ होता है और एक होता है आपका ऋण। ठीक है, ये होते हैं मूल जो होते हैं। मूल दीर्घ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ए का क्या होता है आ, ई का क्या होता है बड़ी ई, ऊ का क्या होता है बड़ा ऊ। ठीक है, और जो संयुक्त दीर्घ होते हैं, संधि दीर्घ होते हैं, कैसे होते हैं, संधि दीर्घ या संयुक्त दीर्घ, वो क्या होते हैं आपके ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, ये आपके होते हैं। ठीक है भाई, अनुस्वर जो होता है वो क्या होता है, अंग होता है। विसर्ग जो होता है वो क्या होता है बेटा, अह होता है। ये होते हैं स्वर। इनके अगर उच्चारण की बात करें स्वरों की, तो अगर ए की बात करें और आ की बात करें, दोनों का उच्चारण क्या होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से। आपको सबको पता है ई का और बड़ी ई का कहाँ से होता है, ताले से होता है। किससे होता है, तालव्य से होता है। ठीक है भैया, तालव्य से होता है। ऊ और बड़ा ऊ कहाँ से होता है, ओष्ठीय से होता है। किससे होता है, ओष्ठीय होता है। अब बात आती है कि ई और ऐसे, ई और ऐसे क्या बनता है, ई और ऐसे जल्दी बताइए क्या बन जाएगा, ई यह बन जाएगा। परंतु यहाँ पर एक और शब्द बनता है आपका, जैसे एक तो ए है, एक बड़ा ए है, एक आपका ओ है, एक बड़ा ओ है, 4 ये भी होते हैं। इनका उच्चारण पता होना चाहिए। तो इसका बनता है ए और ई से, ए ई ओ से। तो ये तो कंठ और तालव्य, तो क्या हो गया, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो गया इसका आंसर। बड़ा ए भी कंठ तालव्य हो गया, कंठ ओष्ठी हो गया, क्या हो गया, कंठ ओष्ठी हो गया। ऋषि महाराज अगर हम बात करें, ऋषि महाराज जो होते हैं वो मूर्धन्य से होते हैं। किससे होते हैं, मूर्धन्य से होते हैं। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं। अंग जो हो गया, अंग
ये किससे हो गया, नासिक्य से हो गया, किससे हो गया, नासिक्य से हो गया। अह जो होता है अह, ये क्या होता है, काकल्य से हो गया। काकल्य समझते हो, काकल्य का मतलब होता है कंठ के नीचे वाला भाग, ठीक है। अब तो कितनी बढ़िया तरीके से हमने एनालिसिस किए हैं सारे स्वर आपके। चलिए आगे देखते हैं, आपका 5वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, आंसर मिल गया होगा, लिखने में अच्छा लगता है। बी विकल्प इज द राइट आंसर। इन नामों में से एक कहानी वर्तनी अशुद्ध है, यानी कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा अशुद्ध है। ठीक है भाई, यहाँ अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध बोला है इन्होंने, कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा आपको बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो शुद्ध क्या है, मेघनाद सही है, मैथिली शरण गुप्त सही है, राहुल कृत्या, तो ये आपका हो जाएगा अशुद्ध। क्या हो जाएगा, अशुद्ध। और शुद्ध जो है आपका ये भी है, ये भी है, तीनों शुद्ध है। मगर कौशल्या जो है वो क्या बनता है, बड़ा सा बनता है, कौशल्या। ठीक है, कौशल्या में बड़ा सा बनता है, इस तरीके से। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि का प्रकार नहीं है, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। समझ गए नहीं, तो विसर्ग संधि तो स्वर में आती ही नहीं है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, एक तो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, एक होता है आपका गुण स्वर संधि, एक आपका होता है वृद्धि स्वर संधि, एक होता है आपका यण स्वर संधि। ठीक है भाई, एक आपका होता है अयादि स्वर संधि। तो 5 होते हैं, 5 के 5 हमें बता दिए हैं। ठीक है, ठीक। 8वां प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दिग प्लस के अंबर, दिग प्लस के अंबर, दिग प्लस के अंबर, दिग प्लस के अंबर। बताइए जल्दी कौन सा सही आंसर, जल्दी बताओ इन चारों में से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें गैर संबंधी नियम लगा हुआ है। कौन सा, गैर संबंधी। वर्ग के पहले वर्ण का, पहले वर्ग का कितने में हो जाता है, तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। कब होता है, कब होता है भाई ये, जब किसी पहले वर्ग के शब्द से मेल तीसरा चौथा वर्ण अगर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर स्वर हो, या फिर यरलैव हो, तो आपका क्या होता है, पहले का तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिक प्लस के कै का किससे मेल हो रहा है, ऐसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिक प्लस के अंबर, कै का क्या बन जाएगा, गै बन जाएगा अपने ही वर्ग का। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। 9वां प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। आ जन्म शब्द, आ जन्म शब्द में समास है, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, अव्यय समास, कर्मधारय समास। जल्दी बताएंगे कौन सा समास है। आ जन्म में कौन सा समास है, आ जन्म में कौन सा समास है, फुर्ती के साथ बता देंगे कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ है आ और प्लस के जन्म, आ प्लस के जन्म। आ का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ उपसर्ग भी होता है, ये उपसर्ग भी होता है आ। तो जिस शब्द के पहले उपसर्ग हो या फिर अव्यय लगा हुआ हो, तो वो कौन से होते हैं, अव्यय समास होते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। बहुब्री समास में क्या होता है, बहुब्री समास में यौगिक शब्द होता है, एक तो सॉरी योग रूढ़ शब्द होता है। बहुब्री समास में कौन सा शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है बहुब्री समास में। ठीक है, और इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है, किसी तीसरे को इशारा करता है। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है अधिकांशतः। कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमेय उपमान होता है, विशेषण विशेष्य होता है। क्या होता है, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य होता है, जैसे नील कमल। ठीक है, फिर एक आपका होता है आपका नीलकंठ। ठीक है, आपका हो जाएगा पीताम्बर। ठीक है भाई, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो किस में होते हैं, कर्मधारय में होते हैं। क्लियर। 10वां प्रश्न क्या है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। मुनिवर, सुसंगत, पराधीन, दत्तचित्त। जल्दी आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। पराधीन, पर के अधीन, क्या हो जाएगा, पर के अधीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पराधीन आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास में। हाँ, जिसी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अल, अल, अलन, अलम। जल्दी बताओगे आप, सबको पता होगा इस आंसर को, क्योंकि आपने ना बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया है इसको। पहले तो उपसर्ग जब पास तो होता है, देखिए उपसर्ग बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संधि रहित, एक क्या होता है, संधि रहित जिसमें संधि नहीं होती। एक वो होता है जो संधि सहित होता है, जिसमें संधि होती है। संधि सहित या संधि युक्त बोलते हैं, क्या कहते हैं, संधि युक्त। सुन लो आप जरा, जैसे मैंने कहा अलम, एल में, अलम प्लस के अकार, अलम प्लस के अकार, अलम प्लस के कार, तो यहाँ पर मैं जो है क्या बन जाएगा, अनुस्वर बन जाएगा। तो इसका मतलब आपका डी विकल्प इज द राइट आंसर। मैंने कहा यथा संभव, तो यथा और प्लस संभव,
प्लस संभव। तो यहाँ पर यथा का कोई शब्द चेंज नहीं हुआ, तो ये तो हो गया संधि रहित, इसमें संधि नहीं हुई, इसमें केवल उपसर्ग लगा है, अव्यय लगा है, जबकि इसमें क्या हुई थी, संधि शब्द लगे थे। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? प्राक, प्राग, प्रागैतिक, जल्दी बताओ जी। आपका सही आंसर होगा ए विकल्प, यानी कि प्राग ऐतिहासिक। तो इसमें क्या बनेगा? प्राक, प्राक प्लस के ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राग प्लस के ऐतिहासिक। तो ए का क्या हो जाएगा? डबल मात्रा वृद्धि हो जाएगी, कै का क्या बन जाएगा? गै बन जाएगा। यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण भी लेकर जाएं तो अगर व्यंजन संधि भी है और प्राक क्या है, इसमें उपसर्ग है। क्लियर। चलिए 13वां क्वेश्चन है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। यह अव्यय, और किस प्रकार का अव्यय है? विस्म आदि बोधक अव्यय, विस्म आदि बोधक अव्यय है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता संबंध बोधक अव्यय, एक होता समुच्चय बोधक अव्यय और एक होता विस्मादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने की क्या विशेषता हो गई? राम धीरे धीरे चलता है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक जो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, समझ गए नहीं, जो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जैसे राम और श्याम, ठीक है, मोहन और श्याम, ठीक है, या राम विद्यालय जाता किंतु पढ़ नहीं पाता, तो किंतु शब्द क्या हो गया? वो हो गया समुच्चय बोधक। ठीक है भाई। संबंध बोधक का मतलब क्या होता है? संबंध बोधक, संबंध बोधक होता है जो वाक्य के एक संज्ञा का संबंध वाक्य के शेष भागों से बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। समझ गए? में से, पेपर, ये सब इसमें ही होते हैं। ठीक है। अव्यय क्या होता है? अपना विस्म बोधक, जिसमें हर्ष, उल्लास, खुशी, ठीक है, विषमता, सब चीज़ों के बारे में, घृणा, प्यार, नफरत, सब चीज़ें है दर्शाई जाती है, वो कौन से होते हैं? आपके विस्मादिक बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। जल्दी बताओ, ये तो बहुत प्यारा होगा। एक ऐसा तरीका बताया मैंने आपको, जब वायु रुक कर आ रही हो तो वो क्या होगा? आपका तत्सम होगा, और वायु का प्रवाह सीधा होगा तो बता दो। अंधेरा हो गया, अंधियारा, रात, अंधकार, रुक का चली ना, देखो अंध, अंध रुक गए यहाँ पर, तो कौन सा आ गया? ए विकल्प। अंधियारे का होता है अंधकार। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम शब्द रूप क्या होगा? कंकरी, कंगन तो आपका क्या होता है? तद्भव होता है, तो तत्सम रूप क्या होगा? कंकड़, कंट, किफल, कसारी। जल्दी बताओ क्या है इसका सही आंसर? तो इसका हो जाएगा कंकड़। क्या हो जाएगा भैया? कंकड़। ये वोकैब आपको बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? मतलब तत्सम नहीं है। ठीक है। कार्य, युक्ति, चख, श्रृंखला। जल्दी बता दो। चख गलत है, चख का क्या होता है? चख का क्या होता है? चण होता है, चण। क्या होता है? चण। चण, चछ भी कर देते हैं, इसका दो होते हैं, चण, चछ, ये होते हैं। ठीक है। तो सही बात है, आपको अच्छे से अगर तैयारी करोगे तो आप स्कोर भी अच्छा ही कर पाओगे। ठीक है। ये तो आपको करना ही है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है, तत्सम नहीं पूछा है, नहीं है। तो अच्छा सॉरी, दोबारा से हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको जो है आप यहाँ पे कट कर दो, दोबारा से टाइप हो गया था। चलिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद होते हैं। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर पता चल गया होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। देखिए, शब्द बोले हैं उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता आपका तत्सम, एक होता तद्भव, एक होता देशज, एक होता विदेशज। क्लियर। हाँ जी। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्लियर। हाँ जी। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। जबकि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। ठीक है। फिर एक आपका होता है विपरीतार्थी, एक होता है विलोमार्थी। ठीक है भाई। चलिए, संकर शब्द जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर होकर मिलकर बनते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का है? तो मोहन, पुस्तक, नदी, कक्षा। तो मोहन व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा। नदियों की जाति होती है, समझ गए नहीं। पुस्तक की भी जाति होती है, मगर कक्षा में समूह बैठता है, तो कक्षा में क्या बैठता है? समूह। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? डी विकल्प। 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है जो द्रव को बताए, जिसे नापा तोला मापा जा सके?
नापा तोला मापा जा सके क्या होता है? तो लोहा, राकेश, पर्वत, रविवार को। क्या लोहे को माप सकते हैं? माप नहीं सकते, तोल सकते हैं। तो आपका आंसर ए सही है। क्या सही आंसर है? ए आंसर इज़ द राइट। ठीक है भाई, बहुत अच्छे थे। 20वां प्रश्न क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है 20वां। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ में वाक्य में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, अपने आप, तो आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां 25 रुपये दीजिए। 25 रुपये दीजिए विशेषण क्या है? क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक। ठीक है भाई, तो आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह होता है वह क्रिया का संदेह क्या कहलाता है? तो संभाव्य वाचक, संदिग्ध वाचक, संदिग्ध वर्तमान, या आपका अपूर्ण वर्तमान, यानी कि संभाव्य भविष्य, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण भूत। जल्दी बताओ क्या है बेटा, क्या है? जल्दी बता दो इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी विकल्प, संदिग्ध वर्तमान आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द क्या है? उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक। जल्दी बताओ क्या है इसका सही आंसर? उपसर्ग, सर्वनाम, अव्यय, कारक। ठीक है, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन ये हो जाएगा अव्ययवाचक। क्या हो जाएगा? अव्ययवाचक। और प्रतिदिन अव्यय होता है। ठीक है, ये आपको पता है। जिनके लिंग वचन कारक परिवर्तित नहीं होते वो कौन से होते हैं? अव्ययवाचक होते हैं। ठीक है, भागीरथी शब्द का पर्यायवाचक क्या है? भागीरथी का सरिता नदी का होता है, ये नहीं होगा। गंगा इसका होता है। यमुना ये भी नहीं होता। निर्झरणी ये भी नहीं होता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन क्या है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिताओं के नाम चयन कीजिए। जाकी रही भवाना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, या फिर गिरिधर। ठीक है, जल्दी बताओ। गिरिधर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ जी, जल्दी बताओ। पता चल ही गया होगा आपको तो, क्योंकि इसमें तो अगर नहीं बताओगे तो फिर बेकार हो जाएगा। क्योंकि प्रभु की मूरत देखी किसने? तुलसीदास जी ने देखी थी। ये तुलसीदास जी ने कहा था। इसमें रामचरितमानस की ये पंक्ति है। ठीक है, जाकी रखी भावना जैसी, मतलब जैसी भावना मन में होगी प्रभु की मूरत ऐसी ही तन में दिखाई देगी आपको। ठीक है, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी अवधि में है? मैथिली में, अवधि में, ब्रजभाषा, बघेली। जल्दी बताओ। हाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। विद्यापति को जो है, विद्यापति को मैथिली की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली की कोकिला कहा जाता है। तो वो क्या आ जाएगा आपका? मैथिली। अब मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन बोलूँगा। लता या स्वर कोकिला किसे कहा था? स्वर कोकिला। स्वर कोकिला कहा था लता मंगेशकर को। ठीक है भाई। भारत की कोकिला किसे कहा था? सरोजिनी नायडू को। किसे कहा था? है सरोजिनी नायडू को, भारत की कोकिला। और ऐसे ही मैथिली की कोकिला किसे कहा था? विद्यापति को। तो 3 कोकिला याद रखना, 3 कोकिला याद रखना बेटा। ठीक है, अवधी भाषा जो बोली जाती है लखनऊ उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में पूछी जाती है। बघेली जो बोली जाती है वो आपका सोनभद्र साइड में बोली जाती है। ठीक है, और ब्रजभाषा जो बोली जाती है वो आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन इधर बोली जाती है। ठीक है भाई, ये भी बता रहे हैं। 27वां प्रश्न क्या है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मागधी से, शोरसैनी अपभ्रंश से। जल्दी बताओ यहाँ से क्या आंसर बनेगा जी। लौकिक संस्कृत, पहले वैदिक संस्कृत जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, लौकिक संस्कृत जिसमें जनता का प्रचार, शोरसैनी अपभ्रंश यहाँ पर हो जाएगा, शोरसैनी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश का एक भाग है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? शोरसैनी, जिसमें पश्चिमी हिंदी, आपकी राजस्थानी, इसमें गुजराती यही आती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 28वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन है आज के सारे, सारा ऐसा प्रैक्टिस है यही मिलने वाला है आपको एग्जाम में। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओगे। यहाँ देश भाषा पूछी है, कौन सी पूछी? देश भाषा। देखिए पाली जो है देश भाषा है, देशवासियों की सबसे ज़्यादा देश भाषा जो है पहले पाली पूछी थी। संस्कृत किनकी थी? ब्राह्मणों की भाषा थी, देश की भाषा नहीं थी। तो कौन सी थी? पाली। यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको लग रहा होगा कि सही चल रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको सही तरीके से करोगे नहीं तो जब तक आप नहीं करने के काम। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? मतलब संस्कृत से बाद में जो बनी है वो कौन सी बनी है? ठीक है, संस्कृत के बाद जो बनी है। अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है,
तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पाली भाषा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा पाली भाषा। कौन सा हो जाएगा? पाली भाषा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा होता है, इनमें से कोई नहीं होता। ये एग्जाम में कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका अब तक। ठीक है भाई, जल्दी बता दो कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण से। ठीक है बेटा, कहाँ से हो जाएगा? व्याकरण से आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 31वां क्वेश्चन क्या है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो आपका क्या हो जाएगा? स्वर होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? स्वर होते हैं। ठीक है, 32वां क्वेश्चन क्या है। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। जल्दी बताओ क्या है? बहुत अच्छे से बताओ, फुर्ती के साथ भाई। तो किसके साथ बोली जाती हैं? दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है, इनकी स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। तो वो होते हैं व्यंजन। जैसे कै में ए होता, खे में भी ए होता, सारे जो होते हैं यही होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 33वां क्वेश्चन है। कै, खे, जै, फै में कौन सा उर्दू में लिखा गया है? तो देखो कै के नीचे नुक्ता नहीं है। गौर से देखो, यहाँ देखो गौर से, मैं आपको बता देता हूँ। पहले गौर से इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए गौर से, किसके नीचे नुक्ता लग रहा है? खे के नीचे नुक्ता लग रहा है। तो ये आपका क्या है? फारसी शब्द है, उर्दू शब्द है। ठीक है, तो अब तो आपको पता चलिए क्या होगा यहाँ से, कौन सा विकल्प सही रहेगा हमारा। कौन सा विकल्प सही रहेगा बेटा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 33 का हो गया डी। 34वां प्रश्न क्या है। जिन शब्दों में अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अयोग्यवाह, अंतस्थ, एकांत। अनुस्वर वो होते हैं जिनके ऊपर अंक की बिंदी होती है, तो अनुस्वर होते हैं। अयोग्यवाह वो होते हैं जिनमें, हाँ जी, जिनके ऊपर क्या आता है आपका? हाँ, अयोग्यवाह, जिनके ऊपर ये चंद्र या फिर ये बिंदी लगी आ जाती है, अयोग्यवाह बोलते हैं। अंतस्थ जो होते हैं यारा लेवा होते हैं। ठीक है, यानी कि अयोग्यवाह का मतलब समझ गए आप। यार अंतस्थ यारा लेवा हो गए। एकांत होते हैं, ए अंत में, ऊ होता उक्रांत होते हैं, ई होता इक्रांत होते हैं, तय होता तुक्रांत होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 35वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। 35वां क्वेश्चन आपको जो है इसका जवाब मिलना चाहिए। 35 क्वेश्चन का क्या है? इस 35 का क्वेश्चन का आंसर 35 में है। सन्यासी उपन्यास में रचिता इलाचंद जोशी है, तो इसका बताना है इसका शुद्धवर्तनी क्या है? रचिता, 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 रचिता। जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही बैठेगा आपका? डी विकल्प इज द राइट आंसर। देखो चैनल का नाम है MS Computer Point 9456 वाई सद्दाम सर। तो आपको ये चैनल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस लेकर आते हैं। ना तो कोई पेड कोर्स दे रहे हैं आपको इसमें, और ना ही हम आपको ये कोस्ट कर रहे हैं कोई, हम आपको केवल फ्री करते हैं। और आज 39वां प्रैक्टिस सेट, हम देखो हमारी कंटिन्यूटी कितनी है, हम रेगुलर आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे तो पता चलता होगा आपको कि हम कितनी मेहनत में लगे हैं आपके साथ। चलिए 36वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। सडानन 36वां क्वेश्चन है। सडानन में व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सडानन, सट प्लस के आनन, सट प्लस के आनन। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा भैया। धर्मात्म, धर्म प्लस के आत्मा, तो धर्म प्लस के आत्मा। 37वां क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? सब बातें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हम कुछ रचनाएं हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वो याद होंगी। शिव शंभू की चिट्ठी किसकी है? शिव शंभू की चिट्ठी पहली रचना शिव शंभू की चिट्ठी किसकी है? तो वो है बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है, दूसरी रचना जहाज के पंछी किसकी है? जहाज के पंछी इलाचंद जोशी की। तीसरी रचना बेटा किसकी हो जाएगी? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की। चौथी रचना तमस किसकी है? भीष्म साहनी। पांचवी किसकी आपकी? पांचवी हो जाएगी आपकी निर्मला, प्रेमचंद की। ठीक है भाई। छठी जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? छठी आपकी हो जाएगी आपकी आधे अधूरे, मोहन राकेश। सातवीं आपकी हो जाएगी प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। रसिक प्रिया आठवीं, रसिक प्रिया किसकी हो जाएगी? केशव दास की। नवी आपकी कौन सी है? नवी झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान।
10वीं पुस्तक किसकी? जौहर, श्याम नारायण पांडे। 11वीं पुस्तक आपकी सप्तसुमन और रंगभूमि, बताओ दोनों किसकी हैं? सप्तसुमन और रंगभूमि प्रेमचंद की। सीजे वतन भी किसकी है? प्रेमचंद की। कुटुज किसकी है? कुटुज, कुटुज, कुटुज किसकी है? जल्दी बताओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चित्रावली किसकी है? उस्मान की। मृगावती किसकी है? मृगावती कुतुबन की। जन्मे के नागयज्ञ किसकी है? जन्मे के नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान। पुष्प की अभिलाषा रामधारी सिंह दिनकर। अपने अपने राम इलाचंद जोशी। ठीक है। प्रेम वाटिका भारत तेंदु हरिश्चंद्र। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। रामायण वाल्मीकि। तो दोस्तों ये रचनाएं थी जिनको हमने आज डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।